Hello everyone, welcome to Visual Study. तो जी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इससे आने लगे हैं। तो जो भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, जो मैथ वगैरह के रहे होंगे, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत दिक्कत करता होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो समझ में आता होगा, बट बायोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता होगा। तो उसी के लिए मैंने इस लेक्चर को डिज़ाइन किया है। इसमें मैं 15 सेशंस में पूरी बायोलॉजी को ख़त्म करूँगा। बिलीव मानिए कि इस लेक्चर को देखने के बाद, इन सेशंस को कवर करने के बाद, आपको बायोलॉजी वाले जो भी क्वेश्चंस दिक्कत कर रहे थे वो करने बंद कर देंगे और आपके वो क्वेश्चंस इजीली टैकल हो जाएंगे। किसी भी तरह की दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो इसमें मैंने 15 सेशंस में इसको डिज़ाइन किया है। थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कैसे कैसे इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। और जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल चुका है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका सारा डाउट्स जो था बायोलॉजी से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन सबको दिक्कत कर रहे थे वही अब मज़ा आने लगेगा। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। देखिए एक चीज़ तो पहले समझ लीजिए, लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा और जो भी मेजर टर्म्स हैं वो मैं हिंदी के मेंशन कर दूंगा, बट मेजॉरिटी जैसे हिंदी की भी जो चीज़ें होती हैं आपको देखने को मिलेगा कि जो बायोलॉजी के टर्म होते हैं, जो एज इट इज़ इंग्लिश वाला ही एग्ज़ाम में हिंदी में प्रोनाउंस करके लिख दिए जाते हैं। तो बेहतर होगा इंग्लिश को प्रेफर करें। बस ये रहेगा कि साथ में हिंदी समझते रहेंगे, वो टर्म्स हम साथ में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। विटामिन मिनरल्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उसकी डिसीजेस को देखेंगे। फिर ह्यूमन स्केलेटन एंड उसकी डिसीजेस। फिर मस्कुलर सिस्टम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिसीजेस। आफ्टर दैट नर्वस सिस्टम एंड उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको समझेंगे। और सेंसरी ऑर्गन्स को समझेंगे, उसके डिसीजेस को समझेंगे। एंड इंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे, जो भी ग्लैंड्स होती हैं कैसे कैसे हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, किसका क्या रोल होता है उसको देखेंगे। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिसीजेस, लंग्स की फंक्शनिंग इसमें जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एंड आफ्टर दैट वी कवर एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड देयर डिसीजेस। इसमें क्या होता है, उत्सर्जन जैसे जो भी हार्मफुल केमिकल्स या जो भी चीज़ें फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, उसको बॉडी कैसे बाहर निकालती है, कैसे रिजेक्ट करती है, उसके बारे में समझेंगे। एंड आफ्टर दैन ह्यूमन डिफेंस सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन का बॉडी जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोई भी वायरस कोई भी अटैक करता है बाहर का हार्मफुल सब्सटेंस, तो उस पर अपने आप से वो उसको टैकल कर सकती है। तो उसी चीज़ को इसमें डिफेंस सिस्टम में उसमें समझेंगे कैसे कैसे वो उसको टैकल करती है, क्या कमज़ोर होने पर आदमी वीक हो जाता है, तुरंत ही किसी भी तरह की बीमारी की चपेट में आ जाता है। तो इसमें समझने के बाद आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। आफ्टर दैट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे चलती रहती है। आप हैं, अभी आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, कैसे वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो सेम जीन कैसे वर्क करता है, कैसे कैसी चीज़ें को आफ्टर आपकी लाइफ और आपकी जो भी चीज़ें हैं कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं वो समझेंगे। और लास्टली थोड़ा सा हम ब्रीफली देखेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में, कैसे कैसे जैव विकास हुआ, एक के बाद एक स्पेसीज स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ। एक आई, मछली से क्या आया, फिर कैसे कैसे बंदर आया, ह्यूमन आया, कैसे उसका हुआ, थोड़ा सा देखेंगे किस एज में कितना टाइम लगा, ये सारी समझेंगे इसमें। तो ये थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू था, पूरी बायोलॉजी हम कैसे कवर करेंगे। 15 सेशंस में इसको कवर करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 15 सेशंस होंगे, लास्ट में थोड़ा सा जैव विकास और इवोल्यूशन वगैरह के बारे में देखेंगे। और ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो होपफुली चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारी बॉडी का पूरा डिज़ाइन या ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फ्लो चार्ट आपके सामने यहाँ पर खुला हुआ है, जो आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है किसी भी यूनिवर्स में, अब जो हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अभी तक है वो है एटम। जो एटम्स होते हैं, एटम को कई सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यही जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा बायोलॉजी में जो मेजर बेस मटेरियल है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म उसी मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो फाइनली सेल्स को बनाता है। सेल्स के बाद फिर सेल्स मिलके टिश्यूज़ को बनाती हैं, ढेर सारे लॉट्स ऑफ टिश्यू कंबाइन होकर एक ऑर्गन को बनाते हैं। एंड फाइनली ऑर्गन एक पूरी ऑर्गन सिस्टम को डिज़ाइन करता है। डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी में अटैच होते हैं, ऑर्गन सिस्टम पूरा बनता है और पूरी बॉडी जो ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइन वर्किंग करते हैं तो पूरी बॉडी हमारी होल वर्किंग में आ जाती है। और एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। इसको आप रिवर्स में भी समझ सकते हैं, जैसे कि होल बॉडी हमारी है, उसके अंदर आप थोड़ा सा घुसेंगे, थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन मिलेंगे। ऑर्गन के अंदर चले गए तो आपको टिश्यूज़ मिलेंगे। और टिश्यूज़ के अंदर आप घुस गए
टिश्यूज़ के अंदर घुसेंगे तो आपको सेल्स मिलेंगी, सेल्स के अंदर जाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, फाइनली प्रोटोप्लाज्म के भी आप अंदर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एटम्स, एटम्स में फाइनली फिर वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो तो फिर डिफरेंट चीज़ होगी। तो खैर इसका थोड़ा सा हिंदी में नामकरण भी जान लेते हैं, तो हमारे हिंदी वाले भाई लोग, दोस्त लोग होंगे, उनके लिए ज़रूरी है। तो देखिए एटम जो है उसको बोलते हैं परमाणु, परमाणु या परमाणु सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल मतलब अणु, और प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं जीव पदार्थ, जीव पदार्थ। सेल्स को बोलते हैं कोशिकाएं, कोशिकाएं। और कोशिकाएं जब ढेर सारी मिलती हैं टिश्यू, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, ऊतक बनता है उससे, ऊतक मिलके क्या बनाएगा, अंग, अंग बन जाएगा ऊतक से मिलकर। और फाइनली अंग मिलके बनाएंगे आपका अंग तंत्र, अंग तंत्र। हिंदी में थोड़ा गजब ही शब्द होते हैं, अंग तंत्र खतरनाक लगते हैं सुनने में। एंड आफ्टर पूर्ण शरीर का कंप्लीट बॉडी बन जाएगा उसके बाद, पूर्ण शरीर। तो अब इन जो टर्म्स हैं इसमें थोड़ा सा बेसिक्स या फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इसके थोड़ा बेसिक्स समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो तो शुरू होती हैं सेल्स के ऊपर से, प्रोटोप्लाज्म वगैरह जो नीट वाले भाई लोग होंगे उनके काम की हैं, डॉक्टर साहब लोगों के। हमारा तो एग्ज़ाम निकालने का मेन मकसद है, तो जो एग्ज़ाम में आता है वही समझेंगे, ज़्यादा हमें यहाँ पर साइंटिस्ट तो बनना नहीं है फाइनली। तो सबसे पहले जो सेल्स होती हैं, सेल्स हमारी, अगर हम नंबर की बात करेंगे तो लगभग हमारी बॉडी 10⁻14 नंबर ऑफ़ सेल से बनी हुई है, 10⁻14 सेल से बनी हुई है, 10⁻14 सेल से बनी हुई है। और इन सेल्स को अगर हम फर्दर एक थोड़ा ब्रीफ डिवीज़न देखें, जैसे कि जो इनका वर्किंग होती है या वर्क डिवीज़न, जो इनको डिफरेंट सेल के डिफरेंट वर्क्स होते हैं, वर्क डिवीज़न या इनके फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करना चाहें, फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करना चाहें, तो ये बेसिकली 200 डिफरेंट टाइप्स की, 200 डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। और इसी के बेसिस पे, जैसे कि 200 सेल्स के बेसिस पे जैसे डिफरेंट श्रम, कारण, रचना, कार्यकी, फंक्शन, ये थोड़ा हिंदी के लिए मैंने बता दिया, जैसे कि श्रम, विभाजन, कारण, रचना, कार्यकी के लगभग प्रमुख 200 प्रमुख प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होता है। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने एरो थोड़ा गलत बना दिया, ये सेल्स का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन जो देखेंगे टिश्यू। टिश्यू का एक टर्म है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप एकदम रट के रख लीजिए। इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट टर्म है। हिस्टोलॉजी अगर हिंदी में भी आएगा तो वही लिखा रहेगा, फिर भी हिंदी में इसको बोलते हैं औतकी, क्योंकि हिंदी वाले तो अगर औतकी लिख के आ गया तो बेसिक से ऊतक को औतकी, सिंपल एक कनेक्शन बना के तुरंत आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिख के आएगा ये हिस्टोलॉजी ही लिख के आएगा। और ये टर्म दिया था बायचेट ने दिया था इस टर्म को। कोई भी साइंटिस्टों का स्टडी करता है अपने ही किसी भी रिलेटेड टर्म से या अपने खुद के नाम से उसका नाम दे देता है। ठीक है, तो ये इसने इसका ये टर्म नाम दिया था। और टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि डिफरेंट तरह की वर्किंग होती है, जैसे अगर इपीथेलियल टिश्यू की बात करें, इपीथेलियल अभी डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ ऐसे देख ले रहे हैं। इपीथेलियल टिश्यू जो होता है, जैसे कि किडनी हो गया, किडनी हो गया आपका, या लीवर हो गया, इनके एक्सटर्नल जो लेयर्स होती है, एक्सटर्नल लेयर्स पे ये टिश्यू होते हैं, एक्सटर्नल लेयर पर ये टिश्यू होते हैं फॉर सेफ्टी, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इनकी सेफ्टी रहेगी तभी आप भी सेफ हैं, तो इनकी सेफ्टी को प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद कुछ और तरह के जैसे टिश्यू होते हैं, ब्लड वगैरह के टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड टिश्यूज़, इनको टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड ही जो होता है वो हमारा ब्लड एंड सेल्स, ब्लड एंड सेल्स के बीच में एक इमीडिएटर का काम करता है, डिफरेंट तरह के चीज़ों को सप्लाई करता है आपस में। डिफरेंट तरह की चीज़ों को सप्लाई करता है, इसको बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स या जो भी मिनरल्स या प्रोटीन, किसी भी चीज़ को आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो वो टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से ही डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड, डिफरेंट बॉडी की जहाँ पर रिक्वायरमेंट वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट तो सेल्स तक चीज़ें पहुँचा नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपने उठाया, सेब उठाया, खा लिया गटाक से,
स्टमक में गया, उसके बाद डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर फाइनली वो टिश्यू फ्लूइड में मिलता है, फिर टिश्यू फ्लूइड से वो जाता है सेल्स में। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है बॉडी की, जितना आसान दिखती है ऊपर से उतनी है नहीं, अंदर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइन्यूटली फंक्शन करती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स वर्किंग है इसकी। तो धीरे धीरे हम समझेंगे इसमें, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के, सब्जेक्ट को काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्गन। जो आर्गन अगर हम देखेंगे, आर्गन जो सारे आर्गन से हमारे एक कैविटी होती है जिसको सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। सीलोमिक कैविटी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद करके रखिए। अगर हिंदी में इस टर्म को जानेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं सीलोम, इंग्लिश में भी सीलोम बोलते हैं, सीलोम या स्लैपनिक कैविटी। स्लैपनिक कैविटी को बोलते हैं गुहा। जो मोस्ट ऑर्गन्स होते हैं, मोस्ट ऑर्गन्स फाउंड दिस कैविटी, फाउंड इन दिस कैविटी। जितने भी ऑर्गन्स बॉडी के मेजॉरिटी ऑर्गन्स हैं, लंग हो गया, किडनी हो गया, आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, मेजर ऑर्गन सारे यहीं पर हैं। तो ये कैविटी होती क्या है, थोड़ा सा ऐसे एक रफ डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ह्यूमन बॉडी बनाने में तो सक्षम नहीं हूँ, ठीक है। जैसे ये, एक मिनट, ये हेड हो गया, ये नेक, ये तो अच्छा डायग्राम बन गया है ठीक है। जो यहाँ से जो कैविटी है, इस जगह से नेक से लेकर ये एनल तक, फ्रॉम नेक टू एनल, गर्दन से गुहा, इसके बीच में ये जो कैविटी आ रही है इसी को बोलते हैं स्लैपनिक कैविटी। ये जो ऊपर आपने टर्म देखा है, दैट इज़ द स्लैपनिक कैविटी या सीलोमिक कैविटी, यही है। इसमें ही मेजर ऑर्गन्स होते हैं। आपको ऊपर लंग होगा, लंग, फिर लिवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स आपको इसी मिलेंगे। बस मेजर कुछ सेंसरी ऑर्गन जैसे आइज़ हो गया, नोज़ हो गई, आपकी टंग हो गया, माइंड, ब्रेन हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपके ऊपर वाले हिस्से मिलेंगी। बाकी जो मेजॉरिटी ऑर्गन्स हैं आपको इसी सीलोमिक कैविटी में ही सारे ऑर्गन्स मिलेंगे जनरली। तो ये थोड़ा हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन में इसमें सारे टर्म तो हमने समझ लिए जो भी बेसिक आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा जो टिश्यू वाला है, टिश्यू वाले टॉपिक से बहुत बारी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो इस वाले टिश्यू वाले टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम। तो चलिए देखते हैं टिश्यू कितने तरह के होते हैं, थोड़ा समझ। ये फ्लो चार्ट आप देखिए, इसमें समझ रहे होंगे। जो टिश्यू होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। काइंड ऑफ टिश्यूज़ की बात करें ऊतकों के प्रकार, पहला एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। 4 तरह के बेसिक टिश्यू हैं जिनको हिंदी में आप नाम देख रहे होंगे, हिंदी वाले भाई लोग, उपकला, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक एंड तंत्रिका ऊतक। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा, दैट इज़ द जो बाहर की ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, एक्सटर्नल डिफरेंट ग्लैंड्स जो होती हैं, बाहर की क्या मतलब, ग्रंथियाँ तो अंदर ही होंगी, इंटरनल ग्लैंड्स जो होती हैं, और एक्सटर्नल स्किन जो हमारी होती है, एक्सटर्नल स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स, ये सारे इसी एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि अगर बात करें तो आएगा उसमें माउथ कैनाल, फूड कैनाल एंड रेस्पिरेटरी कैनाल। अब देखिए, माउथ कैनाल मतलब मुख गुहा को माउथ कैनाल को बोलते हैं, ये मुख गुहा है। फूड कैनाल मतलब आहार नाल, रेस्पिरेटरी कैनाल मतलब कि श्वास नली, ठीक है। ग्लैंड्स को ग्रंथि बोलते हैं, एक्सटर्नल स्किन बाहरी त्वचा, इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदर के अंग होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा जो अभी हमने पीछे थोड़ा सा देखा था, जैसे कि जो लीवर होता है, किडनी होती है, इनकी जो एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं, इनकी एक्सटर्नल लेयर्स पे पाए जाते हैं टिश्यू, टू मेक देम सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक्सटर्नल लेयर्स पे टिश्यू पाए जाते हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा इन टिश्यू की एक खास बात ये होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी जो क्वालिटी है, दे हैव ह्यूज रीजनरेशन
रीजनरेशन कैपेसिटी। आपको चोट लगती है, आपका स्किन में कहीं घाव होता है, फिर देखते हैं आप दवा लगाते हैं या ऐसे भी केयर करते हैं उसकी, तो धीरे धीरे हील हो जाता है वो स्किन, आपस में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते घाव छोटा होता है, फिर से रिकवरी होकर एकदम फ्रेश स्किन पहले जैसी हो जाती है। तो ये इसी वजह से होती है क्योंकि जो स्किन की बाहरी लेयर्स होती है उस पर टिश्यू पाए जाते हैं। इन टिश्यूज़ की जो रीजनरेशन कैपेसिटी जिसको बोलते हैं पुनरुद्भवन क्षमता, हिंदी में वाले लोग समझ लें, पुनरुद्भवन क्षमता जिसको बोलते हैं, इसी वजह से ये घाव को भर देती है बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसमें ये जनरेशन कैपेसिटी होती है। बेसिकली जो मेडिसिन वगैरह हम यूज़ करते हैं वो इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, और वहाँ पर फंगस वगैरह को फंगस या डिफरेंट टाइप की जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको वहाँ ग्रो नहीं होने देती है। इसकी वजह से आपका जो घाव है वो जल्दी से ठीक हो जाता है। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू की कुछ बेसिक चीज़ होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे अगर, तो कौन कौन से टिश्यू होते हैं, जैसे कि अगर हम बोन की बात करें, कनेक्टिव को देखिए मतलब जो चीज़ें मिल के बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट मशीनरी जो है पूरी एक कॉम्प्लेक्स है उसको कनेक्ट करने का काम कर रही है, उसी को बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। मतलब वो जिस चीज़ों से मिलके जो चीज़ बनी होंगी, जैसे बोन्स आपकी क्या है, आपको बॉडी को एक तरीके से कंबाइन कर रही है ना। अगर वो बोन्स नहीं होंगी तो कंबाइन नहीं हो पाएगी बॉडी, एक तरह बोरी की तरह पड़ी रहेगी, कहीं कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो बोन क्या करती है, एक तरह से कनेक्ट करती हैं डिफरेंट चीज़ों को, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि डिफरेंट छोटी छोटी बोन्स होती हैं आपस में कनेक्ट होकर पूरी बॉडी को डिज़ाइन करती हैं। उसी जो भी आपके अंग हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसी के सहारे टिके रहते हैं। तो बोन एक कनेक्शन का काम करती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। बोन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ये बोन होती है ये बेसिकली बनी होती है आपकी एक सेल्स जो होती हैं जिनको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्टस। ध्यान देंगे इसको, ओस्टियोब्लास्ट हिंदी में सेम नाम है, बस इसी को खाली लिख दिया जाता है हिंदी में, यही सेम नाम से ही उसको पुकारेंगे, बस खाली इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख दिया जाएगा ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट ओब्लास्ट, दिस इज नथिंग। ओस्टियोब्लास्ट ये क्या होती हैं, दिस इज द बोन फॉर्मिंग सेल्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो बोन्स का निर्माण करती हैं वो सेल्स होती हैं। ये सेल्स मिलकर बोन का निर्माण करती हैं। और जो मेजॉरिटी जैसे जो आपकी मैच्योर टिश्यू होते हैं, मैच्योर बोन टिश्यू, उनका जो मेजर सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स हिंदी में भी इसी नाम से जानते हैं। जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं, जो मोस्ट एबेंडेंट टाइप जो सेल होती है, मैच्योर सेल में मोस्ट एबेंडेंट सेल होती है, मैक्सिमम जो सेल्स पाए जाएंगे उनको बोलेंगे आप ऑस्टियोसाइट्स, मोस्ट एबेंडेंट सेल्स, टाइप सेल्स, मोस्ट एबेंडेंट टाइप सेल्स जो होती है ऑस्टियोसाइट्स होंगी। और जो सेल्स मिलके आपकी बोन्स का निर्माण करती हैं उनको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्टस। और थोड़ा सा इसको और समझेंगे बोन के बारे में, तो इसमें देखिए जो बोन होता है, एक बोन मैट्रिक्स एक टर्म होता है, जो बोन की स्टडी में थोड़ा ज़रूरी है इसको समझ लेना, बोन मैट्रिक्स। अब बोन मैट्रिक्स क्या है, बोन मैट्रिक्स एक तरीके का फ्लूइड है जिसमें मोस्टली जो सेल्स होती हैं बोन की वो इसी में फ्लोट करती रहती हैं। तो ये बोन मैट्रिक्स जो है 40% ऑर्गेनिक कंपाउंड, 40% ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड 60% इनऑर्गेनिक, 60% इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है। जो कि ये ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स नंबर है, ये वेरी करेगा बेस्ड ऑन योर जेंडर, योर एज एक्सेट्रा पे ये वेरी करता रहता है। ये एक जो बेसिक फिगर है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसको बोलते हैं कोलेजन, कोलेजन। और कोलेजन को ही ओशीन के नाम से भी जाना जाता है। ओशीन प्रोटीन होता है, ओशीन। तो जो मैट्रिक्स आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो जो मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स है वो ओशीन नामक प्रोटीन का बना होता है। ओशीन नेम प्रोटीन, ये एक बार में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बोन मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो वहाँ पर ओशीन ऑप्शन था, तो उस ऑप्शन को आप टिक करेंगे। इसीलिए मैंने इतना डिटेल आपको समझाया। वैसे वो एक भी चीज़ फालतू डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है वही इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें बोन मैट्रिक्स हमने देख ली। अब जैसे बोन क्या होती है, काफ़ी रिजिड होती है, देखेंगे बोन कोई फ्लेक्सिबल तो होती नहीं मसल्स या स्किन की तरह। तो इसको रिजिड बनाता कौन है, रिजिड बनाता है इसको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स,
सॉरी फॉस्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट से रिजिड बनाते हैं। जो कैल्शियम है मेजर ये इस रोल प्ले करता है, मेजर रोल इसी का रहता है रिजिड बनाने में। तो ये हो गया बोन्स के बारे में हमने देखा। तो कनेक्टिव टिश्यू की हम पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला हमने बोन सीखा। अब बोन के बाद अब देखेंगे इसमें जो और कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू किस चीज़ों को निर्माण करते हैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चर। जैसे अगर हम टेंडन एंड लिगामेंट देखेंगे, ये दोनों एक रिलेटेड टर्म है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें एग्जाम में, दोनों साथ ही में पूछते हैं, एक पूछेंगे तो साथ में ऑप्शन दूसरा रहेगा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो लिगामेंट टेंडन होता है, टेंडन बेसिकली बोन एंड मसल का आपस में जॉइंट होता है। अगर बोन मसल से जुड़ी हुई तो उसको टेंडन बोलेंगे, अगर बोन का बोन से जॉइंट है, बोन विथ बोन, बोन का बोन से आपस में जॉइंट है तो उसको लिगामेंट बोलेंगे। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक थोड़ा सा ट्रिक, जैसे अगर आप देखना चाहें तो बोन, अगर बोन मतलब सेम चीज़ से लगा हुआ है, ला लिगामेंट, तो इससे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। वैसे अगर ध्यान देंगे तो कोई इतना कन्फ्यूजिंग वाला वर्ड नहीं है, बस यहाँ पर एक बार इसको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गया टेंडन लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यूज़ से, कनेक्टिव टिश्यू ही टेंडन और लिगामेंट का भी निर्माण करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से ही बने होते हैं। और अगर हम बात करें ब्लड की, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के लिए, सारे चीज़ों का एक से जगह पर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र इसी के माध्यम से होता है। तो ब्लड भी बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से ही बनता है, कनेक्टिव टिश्यू ही ब्लड का निर्माण भी, ब्लड को मैन्युफैक्चरिंग भी कनेक्टिव टिश्यूज़ ही करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़, अब ब्लड क्या है, ब्लड ही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का एक काम करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन मीडिया है। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, जैसे टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, इनके बीच में जैसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, इंस्टेड हार्मोन्स भी जो हैं, ये सब कौन लेके जाता है, ब्लड ही लेके जाता है। ब्लड ही इन सारे परिवहन का काम करता है, इन सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये ब्लड बना होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने समझा। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ में एक जो होता है, ये बेसिक इनका फीचर, अभी जैसे हमने देखा, तो बेसिक फीचर इनका क्या है, अगर यहाँ पर हमने देखा बोन का बेसिक फीचर क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर बात करें तो इनका बेसिक फीचर ये है, टू सपोर्ट ऑर्गन्स को सहारा देने का ही तो काम करते हैं, चाहे कनेक्टिव टिश्यू से लिगामेंट, टेंडन हो, या ब्लड भी एक तरह से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, किसी तरह सहारा नहीं दे रहा है क्योंकि वो खुद ही फ्लूइड है, लेकिन कनेक्ट कर रहा है, आपस में चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। बोन टू सपोर्ट ऑर्गन्स, तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे अधिक होते हैं बॉडी में, मोस्टली ज़्यादातर टिश्यू जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्योंकि बोन मेजर पोर्शन है बॉडी का, वो कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है टिश्यू उसी का बना हुआ है, लिगामेंट, टेंडन, सारी चीज़ें उसी से बनी हुई हैं। तो जो 30% पोर्शन होता है, लगभग सबसे अधिक 30% टिश्यू जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ ही होते हैं। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। अब उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर मैस्कुलर टिश्यू। मैस्कुलर टिश्यू क्या है, मैस्कुलर जैसे मसल्स नाम से ही समझ में आ रहा है, मैस्कुलर टिश्यू बेसिकली मसल्स का निर्माण करता है। मसल्स दो तरह की होती हैं, वॉलंटरी मसल्स एंड नॉन वॉलंटरी मसल्स, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ। वॉलंटरी, इसको ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि हमारा हो गया हार्ट भी मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है, लंग भी मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है, इंटेस्टाइन भी हमारी मस्कुलर टिश्यू की है, किडनी, इस तरह से जितने भी लगभग इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ के बने हुए हैं, क्योंकि इसमें एक लेयर होती है, वो सारे एक तरह से मुझे दीवार बनाने का काम करता है, एक चैम्बर दूसरा चैम्बर। हार्ट में भी वही चीज़ें हैं, इंटेस्टाइन में वही चैम्बर, एक कैविटी होती है। तो जो भी मस्कुलर टिश्यू हमारे इन सारी चीज़ों को बनाता है, पेशी मतलब मसल्स का भी निर्माण करता है, मसल पेशी, हार्ट, हृदय, लंग, फेफड़ा, इंटेस्टाइन, आंत एंड किडनी, मतलब कि वृक्क बोलते हैं इसको हिंदी में, काफ़ी ख़तरनाक नाम है वृक्क, ठीक है। ये हो गया मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा देखा। अब उसका नेक्स्ट देखेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस जैसा कि नाम से समझ आया, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस मतलब तंत्रिका। नर्वस जो आपका ब्रेन होता है, माइंड कह लो या ब्रेन कह लो,
जो आपका ब्रेन है वो नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। जो नर्वस सिस्टम पूरा है वो तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस टिश्यू का नामकरण किया गया है। नर्वस सिस्टम पूरा हमारे नर्वस टिश्यू से मिलकर बनाया गया है। ये पूरी कहानी इसी से है। और एक ये टिश्यूज़ ख़त्म होते हैं, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एक टिश्यू बार बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसके बारे में जैसे समझ लेते हैं। एक होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू इज जनरली फाउंड बिलो स्किन, त्वचा के नीचे पाया जाता है ये, फाउंड बिलो स्किन। दिस वर्क्स अगेंस्ट हीट, मतलब हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। ये बेसिकली फैट स्टोरेज का काम करता है, फैट स्टोर करता है। जो फैट ज़्यादा स्टोर रहेगा तो उसकी वजह से, फैट स्टोर होने की वजह से जो हीट है, हीट के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हीट इंसुलेशन। हीट इंसुलेशन मतलब तापरोधी परत का एक काम करता है। तापरोधी परत टेम्परेचर का इधर से उधर जो ट्रांसफ़र होता है उसमें बाधा क्रिएट करता है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस देता है। इसी के लिए एडिपोज टिश्यू, यही काम है एडिपोज टिश्यू का। उसके बाद एक नया टर्म एक और बार बार एग्जाम में पूछते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जो है ये बेसिकली क्या है? होम्योस्टैसिस जैसे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो एक स्वस्थ या हेल्दी ह्यूमन का एक जो स्टैंडर्ड है वो होम्योस्टैसिस है। मतलब जीवों में जो होम्योस्टैसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थैतिका, समस्थैतिकता। ये जीवों में समस्थैतिका स्वस्थ अस्तित्व का मानक है। ठीक है, स्वस्थ अस्तित्व का मानक मतलब मेजर ऑफ हेल्थ कह लो या हेल्दी एग्जिस्टेंस, मेजर ऑफ हेल्दी एग्जिस्टेंस, ये उसका एक मानक है। और ये बेसिकली सेल्फ रेगुलेटरी होती है। इसको आपको कहीं बाहर से एक्सटर्नली इसकी रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ रेगुलेटरी होती है। बॉडी के डिफरेंट सिस्टम जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑटोमेटिक इसको टिश्यू सेल सब मिल के इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें रोल ऑफ एवरी सेल, होम्योस्टैसिस में एवरी सेल्स का रोल होता है। एंड आल्सो प्रॉफिट भी सारी सेल्स को भी होता है। जो भी इसका काम है, प्रॉफिट टू ईच सेल, ईच सेल का रोल भी रहेगा इसके होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में। सारी सेल्स को प्रॉफिट भी रहेगा, मतलब सब इससे लाभान्वित होगी। समस्थैतिका एक प्रत्येक कोशिका का योगदान रहता है, ऐसा हिंदी में समझेंगे। समस्थैतिका में प्रत्येक कोशिका का योगदान रहता है और इस प्रत्येक कोशिका इससे लाभान्वित होती है, कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी वाला सेशन था ये कंप्लीट होता है। अगला सेशंस में देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो चलिए इसको